गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये आपकी मैट्रिसेस की थर्ड क्लास है, ठीक है बेटा। लास्ट क्लास में बेटा अगर हम बात करें तो बेटा हम बात कर रहे थे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की। किसकी बेटा? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की। बेटा इसमें अब तक हमने एडिशन पढ़ लिया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया था, ठीक है ना। हम पढ़ रहे थे बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मतलब अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं तो मैं उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करूंगा, ठीक है ना बेटा। अब मैंने आपको अब तक ये बता दिया था कि अगर मान लो मेरे पास ए मैट्रिक्स ये दे रखी है और बी मैट्रिक्स बेटा मुझे ये दे रखी है, तो बेटा जो मेरी मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना, मैंने बोला था पहले का पोस्ट और दूसरे का प्री इक्वल होना चाहिए। पहले का पोस्ट मल्टीप्लायर और सेकंड मैट्रिक्स का बेटा प्री मल्टीप्लायर आपस में इक्वल होने चाहिए तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है ना बेटा। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों का यहाँ तक हो चुका था, क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए इसकी आगे बात करते हैं कि आखिर हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। बेटा देखो यहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा बेटा वो रो इंटू कॉलम होगा। क्या होगा बेटा? रो इंटू कॉलम होगा। अब जरा समझना बेटा देखिए, जैसे मान लो मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं A11 A12 A21 A22 और सेकंड मैट्रिक्स है बेटा B11 B12 B21 B22, ठीक है। अब बेटा ध्यान रखिए, अगर बेटा मैं दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा इसका ऑर्डर 2 × 2 और इसका ऑर्डर ही बेटा 2 × 2, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जो मेरी न्यू मैट्रिक्स होगी, देखो मैंने आपसे यहाँ पे कहा था m × p कर देते हैं। हाँ मैंने आपसे कहा था कि जो भी मेरी नई मैट्रिक्स होगी बेटा ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। और जो बेटा मेरी नई मैट्रिक्स बनेगी बेटा उसमें से ये दोनों गायब हो जाएंगे और रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगी बेटा मेरी a × b, उसका ऑर्डर m × p होगा। क्या होगा? m × p होगा। ये हम लोगों की बात हुई थी। इसका मतलब जो मैं नई मैट्रिक्स बनाऊंगा बेटा उसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ये और इसका ये, मतलब प्री तो आपका 2 होगा और पोस्ट भी आपका 2 हो जाएगा। तो बेटा मेरी मैट्रिक्स पहली बात तो 2 × 2 ऑर्डर की बनेगी जो इनका मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा जरा समझना, आप पोजीशन देखिए कि इधर क्या आता है बेटा, इधर आता है 1 1, इधर क्या आता है 1 1, इधर क्या आता है बेटा, इधर आता है 1 2 आता है, इधर क्या आता है देखिए 2 1 2 1, तो इधर भी क्या आएगा 2 1, और बेटा इधर क्या आता है बेटा, इधर आता है 2 2, इधर क्या आता है 2 2, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था रो इंटू कॉलम। क्या कहा था? रो इंटू कॉलम। देखो इधर क्या लिखा हुआ है 1 1, 1 का मतलब पहले की पहली रो 1 1, पहले की पहली रो और दूसरे की पहला कॉलम 1 1। तो देखो पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो क्या होगा A11 × B11, A11 × B11 प्लस A12 × B12, मतलब बेटा पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से। क्लियर हुआ नहीं हुआ? A11 × B11 A12 × B21, क्लियर हुआ नहीं हुआ? पहला एलिमेंट आ गया। फिर एलिमेंट क्या था बेटा? A12। मैंने कहा था रो इंटू कॉलम, मतलब पहला रो होगा, रो किसका? पहले वाले का, और सेकंड का क्या होगा? कॉलम, मतलब सेकंड का क्या होगा बेटा? मेरे पास कॉलम होगा। इसका मतलब बेटा पहली रो और सेकंड कॉलम। तो पहली रो क्या थी? A11 × B12, देखिए A11 × B12, उसके बाद A21 × सेकंड रो का सेकंड कॉलम का B22। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? करने का तरीका कि मुझे करना क्या है बेटा, मुझे सिर्फ ये याद रखना है कि मेरा यहाँ पे क्या है, जो पहला होगा वो पहले की रो होगी, दूसरे का बेटा ये मेरा कॉलम होगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है, चलिए अगले की बात करते हैं। अगला क्या होगा बेटा? अगला होगा 2 1, मतलब 2 पहले का तो सेकंड रो और दूसरे का पहला कॉलम, मतलब 2 1 A21 × B11। देखो A21 × B11, उसके बाद A22 × B21, A22 × B21। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा अगर आखिरी में देखूं तो आखिरी क्या होगा? A22, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो A21 × B12, A21 × B12, और आखिर में A22 × B22, A22 × B22। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा ये हो गया बेटा मेरा मल्टीप्लिकेशन के आखिर में मल्टीप्लिकेशन कैसे करूंगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है, चलिए बेटा इस पे बेटा हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि हमको करना कैसे, हमको करना कैसे। एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है,
जरा क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, देखिए क्वेश्चन मेरे पास बोल रहा है कि मुझे ए अल्फा दे रखा है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। और एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है ए की पावर एन अल्फा, ए की पावर एन अल्फा। बेटा पहली बात तो बेटा ये मैट्रिसेस हैं, तो बेटा मैं इसकी वैल्यू निकाल के सॉल्व नहीं कर सकता। कि बच्चे कहेंगे सर मैं तो इसकी वैल्यू निकाल दूंगा और आंसर निकाल लूंगा, तो बेटा ध्यान रखना ये गलती से भी मत कर देना। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैट्रिसेस की वैल्यू नहीं होती, वैल्यू डिटरमिनेंट की होती है। किसकी होती है बेटा? वैल्यू मेरी डिटरमिनेंट की होती है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर कभी भी आपको एग्जामिनर में क्वेश्चन में ये बोल दे कि भैया मुझे ए की पावर एन निकाल लो, मतलब कोई भी आपको मैट्रिसेस दे दी और उसकी nth पावर या फिर बहुत लार्ज पावर आपसे पूछी हुई है, तो बेटा ध्यान रखना कभी भी अगर मेरे पास लार्ज पावर का निकालनी हो या nth पावर निकालनी हो, तो बेटा ध्यान रखिएगा मेरे आपको स्टार्टिंग ऑलवेज दो स्क्वायर का क्यूब कैसे करना है, पहले निकालना है स्क्वायर फिर निकालना है क्यूब। तो बेटा जब आप स्क्वायर और क्यूब निकालोगे ना तो आपको ऑलवेज कोई ना कोई पैटर्न मिल जाएगा और उसी पैटर्न से बेटा आप अपना फाइनल आंसर दे दोगे। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? आपको कोई ना कोई कॉमन पैटर्न मिल जाएगा और उसी पैटर्न से बेटा फाइनल आंसर दे दोगे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम निकालते हैं ए स्क्वायर अल्फा। क्या निकालते हैं बेटा? ए स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। तो चलिए हम निकालते हैं ए स्क्वायर अल्फा। तो कितना आएगा बेटा? देखिए करने का वही तरीका, सबसे पहले कौन सा होगा बेटा? a11। देखो पहले तो ऑर्डर देख लेते हैं, ये 2 × 2 और ये बेटा ये भी मेरा 2 × 2, मतलब जो मेरी न्यू मैट्रिक्स होगी बेटा दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो ए स्क्वायर होगा बेटा वो भी 2 × 2 का होगा। किसका होगा बेटा? 2 × 2 का होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा था? 1 1। कौन सा था बेटा पोजीशन? पहली पोजीशन थी बेटा मेरी 1 1 की, मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम। तो cos × cos स्क्वायर अल्फा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? उसके बाद साइन × साइन मतलब माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसका बेटा? पहला का, ठीक है ना। अगला कौन सा होगा बेटा? अगला होगा बेटा a21। अगला कौन सा होगा बेटा? 1 2, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो मतलब cos × साइन प्लस साइन × cos, मतलब cos अल्फा × साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा × cos अल्फा। क्या समझ में आया नहीं आया? अगला क्या होगा बेटा? अगला हो जाएगा बेटा 2 1। 2 1 से मतलब इसका सेकंड रो उसका पहला कॉलम, तो सेकंड रो का मतलब माइनस साइन अल्फा × cos अल्फा, माइनस साइन अल्फा × cos अल्फा और cos अल्फा माइनस साइन अल्फा दैट इज माइनस वापस साइन अल्फा cos अल्फा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और आखिर में टोटो, तो टू का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो बेटा सेकंड रो सेकंड कॉलम लिखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा देखिए मुझे क्या मिल गया बेटा? मुझे मिल चुका है ए स्क्वायर अल्फा। क्या मिल चुका है बेटा? ए स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब बेटा अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो देखो मुझे क्या मिला? मुझे मिल चुका है ए स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, चलो ध्यान से देखिएगा ये कितना हो गया बेटा? बेटा मेरे पास ये आ चुका है cos 2 अल्फा, होता है ना cos 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और बेटा ये अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा? ये लिखा हुआ है साइन 2 साइन अल्फा cos अल्फा, जो कि बेटा मेरे पास होता है साइन 2 अल्फा। कितना होता है? साइन 2 अल्फा। तो बेटा ये भी कितना आ गया बेटा? तो बेटा ये मेरे पास आ गया साइन 2 अल्फा। कितना आ गया? साइन 2 अल्फा, ठीक है। अगर बेटा मैं इधर से भी माइनस कॉमन ले लूँ तो बेटा मुझे यहाँ पे मिलेगा -2 साइन 2 अल्फा। और बेटा अगर मैं इसको भी रीअरेंज कर दूं तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो बेटा यहाँ पे बेटा मुझे मिल गया cos 2 अल्फा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा मुझे मिल चुका है cos स्क्वायर अल्फा, अब तक बेटा मुझे मिल चुका है। क्लियर? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए मैंने कहा ना कि आप जैसे 2 या 3 निकालोगे बेटा आपको कोई ना कोई पैटर्न तो समझ में आ जाएगा। देखो जैसे कि मैं कहूँ, देखिए अगला निकाल लेते हैं, एक और निकाल लेते हैं। पैटर्न क्लियर तभी होता है बेटा जब आप 2 से 3 निकालते हो, तो इतनी जल्दी बेटा हम पैटर्न के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं अल्फा क्यूब। अल्फा क्यूब का मतलब क्या होगा बेटा? ए स्क्वायर अल्फा दैट इज ए स्क्वायर अल्फा इंटू ए अल्फा, यही तो होगा। तो ए स्क्वायर अल्फा तो बेटा मेरे पास ये आ गया, मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया cos 2 अल्फा साइन
2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये तो आ गया बेटा मेरे पास कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस ए अल्फा, इट इज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और बेटा कॉस अल्फा। क्या समझ में आया नहीं आया? अब देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से मल्टीप्लाई करने का वही तरीका 2/2 तो रिजल्टेंट भी क्या होगा बेटा 2/2। तो पहला 1 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो सीधा मैं लिखने का ट्राई कर रहा हूं, देखते हैं कितने लोग समझते हैं। मैंने लिख दिया कॉस 2 अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा साइन अल्फा। क्या समझ में आया? मैंने क्या किया बेटा? मैंने फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम किया है, ठीक है। तो cos 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन अल्फा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या मिलेगा बेटा? cos 2 अल्फा जगह थोड़ा सा हम लोगों के पास कम है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें क्या मिलेगा बेटा? हमें मिलेगा cos 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा। क्या समझ में आया नहीं आया? हमें क्या मिलेगा? इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। आगे क्या होगा बेटा? अगला देखते हैं। उसके बाद बेटा ये क्या था बेटा? ये था 1 2, ये था 2 1, क्लियर बेटा। इधर क्या होगा? ये था बेटा 1 2, ये था बेटा 1 1 1 2 और ये था बेटा मेरा 2 1 2 1 का मतलब बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? माइनस साइन 2 अल्फा कॉस अल्फा। उसके बाद बेटा क्या होगा? माइनस cos 2 अल्फा साइन अल्फा। मिलेगा नहीं मिलेगा? और बेटा लास्ट में बेटा 2 2 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो बेटा मुझे मिल जाएगा माइनस साइन 2 अल्फा साइन अल्फा प्लस cos 2 अल्फा कॉस अल्फा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो बेटा मुझे क्या मिलेगा? जरा मैं बात करता हूँ। एक्स क्यूब अल्फा इज इक्वल टू बेटा देखिए ये क्या हुआ? cos a cos b माइनस साइन a sin b, दैट इज cos a प्लस b, दैट इज cos 2 अल्फा प्लस अल्फा, दैट इज cos 3 अल्फा, ठीक है ना। इधर क्या होगा बेटा? देखिए बेटा ये हो गया बेटा मेरे पास साइन 3 अल्फा, ये माइनस कॉमन आ गया तो माइनस साइन 3 अल्फा। और बेटा इसमें से बेटा वापस देखें तो मुझे कितना मिल गया बेटा? देखिए मुझे वापस मिल गया बेटा cos 3 अल्फा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मैंने क्या देखा बेटा? मैंने क्या देखा कि जब मेरे पास पावर 3 थी बेटा तो आर्गुमेंट मेरा 3 अल्फा हो गया। जब मेरे पास पावर 2 थी, कितनी थी बेटा? जब मेरे पास पावर 2 थी तो आर्गुमेंट 2 अल्फा था। और जब बेटा मेरे पास पावर 1 थी तो बेटा पावर मेरे पास क्या था? 1 अल्फा था। तो मैंने क्या किया कि बेटा जैसे ही आप निकालोगे बेटा आपको कोई ना कोई पैटर्न देखने को मिल जाएगा, आपको कोई ना कोई पैटर्न देखने को मिल जाएगा। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो भी मेरी पावर होती है बेटा वो मेरे आर्गुमेंट से मल्टीप्लाई हो जा रही है। जो ही मेरी पावर है वो मेरे आर्गुमेंट से मल्टीप्लाई हो जा रही है। इसका मतलब अगर मैं फाइनल कंक्लूजन देना चाहूँ तो बेटा ए की पावर n अल्फा को मैं क्या लिखूंगा? मैंने क्या कहा था कि आर्गुमेंट से बेटा जो भी पावर थी उसका मल्टीप्लाई हो गया। मतलब अगर मैं यहाँ पे n लगाता हूँ, यहाँ पे 1, तो मुझे n पे क्या मिलेगा बेटा? मुझे मिलेगा cos n अल्फा साइन n अल्फा माइनस साइन n अल्फा और बेटा cos n अल्फा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? एक बार काम के बाद फिर से बोल देता हूँ कि अगर कभी भी मुझे एग्जामिनर ए एन अल्फा निकालने को बोल दे, ए एन अल्फा या फिर ए की पावर बहुत सारी हो, मैंने बोल दिया ए की पावर 2020 अल्फा। अब देखो पावर बहुत बड़ी है, आप नहीं निकाल सकते बेटा। तो बेटा ऐसा कभी भी होगा बेटा तो आप जब 2 से 3 निकाल लोगे बेटा तो कोई ना कोई पैटर्न मिल जाएगा। जरूरी नहीं हमेशा ये आगे मल्टीप्लाई हो। कई बार क्या होता है बेटा मेरे पास यहाँ पे एपी बन रही होती है, कई बार यहाँ पे जेपी बन रही होती है, कई बार बेटा इनकी पावर में एपी बन रही होती है। मतलब पहले में इसकी पावर चली जाएगी, दूसरे में इसकी पावर चली जाएगी। तो बेटा हर एक क्वेश्चन टू क्वेश्चन बेटा मेरा आउटपुट बदलता रहता है। बट कॉमन चीज क्या होती है बेटा कि जैसे मैं अल्फा स्क्वायर, इसका स्क्वायर और क्यूब निकालता हूँ मुझे कोई ना कोई पैटर्न बेटा ऑब्जर्व हो जाता है और उसी पैटर्न के थ्रू बेटा मैं हायर पावर को भी कंक्लूड कर सकता हूं। ठीक है ना। चलिए बेटा आप नोट करिए इसको।
चलिए बेटा क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि आपको दो डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी हैं, ए डायगोनल 1 -1 8 एंड बी 2 3 1, ठीक है। और आपसे पूछा चार एग्जामिनर फाइंड ए बी स्क्वायर, फाइंड ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। पहली बात तो बेटा ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर बेटा मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ बेटा डायगोनल मैट्रिक्स की, मान लो मैंने ए ले ली बेटा, ए मैट्रिक्स मैंने ले ली A11 A22 A33, ठीक है ना। और बेटा मैंने बी मैट्रिक्स ले ली बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। ये बेटा डायगोनल मैट्रिक्स है बेटा मेरे पास, क्या है बेटा B11 B22 B33, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान रखिएगा, जब भी बेटा मैं डायगोनल मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब मैं जब भी ए बी करूंगा तो बेटा मेरा रिजल्टेंट भी, पहली बात तो डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, पहली बात है, ठीक है ना। और बेटा दूसरी बात बेटा मल्टीप्लाई मुझे कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स का सीधे पूरा सॉल्व करके मल्टीप्लाई नहीं करना, क्यों? क्योंकि बेटा डायगोनल मैट्रिक्स में बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज आपके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से ही मिल जाएगा। दैट इज मैं इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मतलब A11 इंटू B11, क्लियर हुआ। सेकंड वाला सेकंड के मल्टीप्लिकेशन से A22 इंटू B22, और थर्ड वाला बेटा A33 इंटू B33, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो बेटा एक बार सिंपली आप इसे ओपन करके मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपको पता पड़ेगा कि बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, सिर्फ डायगोनल के अंदर बेटा आपको ये वाले एलिमेंट मिलेंगे, क्लियर हुआ नहीं हुआ। सर इसका मतलब कि अगर मान लो कभी मेरा मन कर गया, मुझे मन कर गया क्यूब निकालने का, क्या निकालने का? ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब ए बार का 3 बार मल्टीप्लाई, अरे ए बार का 3 बार मल्टीप्लाई, ए बार का 3 बार मल्टीप्लाई मतलब A11 इंटू A11 इंटू A11, अरे इसी को 3 बार लिखूंगा मैं, एक बार, दो बार, 3 बार, तो तीनों के फर्स्ट एलिमेंट, इसका मतलब A11 और A22 A22 A22। और बेटा ये क्या है बेटा? ये बेटा मेरे पास A11 क्यूब है, ये क्या है? A22 क्यूब है, और आखिर में क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास? आखिर में आ जाएगा A33 क्यूब आ जाएगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगर बेटा मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज बेटा इधर करता हूं तो बेटा मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है ए बी स्क्वायर, दैट इज A इंटू बी इंटू बी। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? पहली बात तो देखो, ए का पहला एलिमेंट 1, बी का पहला एलिमेंट 2, फिर से बी का पहला एलिमेंट 2, क्लियर हुआ। उसके बाद ए का पहला एलिमेंट -1, बी का दूसरा एलिमेंट 3 इंटू 3, और आखिर में बेटा ए का पहला एलिमेंट A इंटू 1 इंटू 1, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा मेरा फाइनल आंसर आ गया 4 -9 और 8। किसका आंसर आ गया बेटा? मेरे पास इसका आंसर आ चुका है। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स हो तो हम उसके सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, और स्क्वायर लगाना हो तो बेटा सभी एलिमेंट का इंडिविजुअल क्यूब स्क्वायर जो भी मुझे निकालना है मैं लगाते चला जाऊंगा। जैसे कि मान लो मुझे पावर n निकालनी है तो क्या हो जाएगा? A11 टू दी पावर n, A22 टू दी पावर n, और आखिर में A33 टू दी पावर n हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है A एंड B, और लास्ट में बेटा आपसे कुछ पूछा हुआ है सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है ना। अगर बेटा मैं इस क्वेश्चन के अंदर बात करूं तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे ज्यादा हॉन्टेड चीज जो बच्चों को डराती है बेटा, वो डराता है ये कि सर ये क्या बला आ गई, ये क्या बला आ गई, ठीक है ना। तो बेटा बच्चा इसको निकालने के लिए देखो 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 बेटा सिंपल सी बात है, आपसे मैंने पहले भी कह रखा था कि जेई वाला जो मसला है, जेई वाले भाई साहब है वो करते क्या है? हाथी दांत वाले। क्या है? हाथी दांत। क्वेश्चन होगा खतरनाक सा, दिखेगा खतरनाक सा, करने में लॉलीपॉप, क्लियर नहीं हो। तो ये सिर्फ हाथी दांत है भैया, खाने के दांत नहीं है, ये सिर्फ हाथी दांत है। तो करो क्या, मैंने पहले भी कहा था कि कभी भी अगर आपको एग्जामिनर बहुत एक्सपेंड करके दे रहा है, सीरीज फॉर्म में दे रहा है, तो उसको समेशन फॉर्म में लिख दो, आपका आंसर इजी हो जाएगा। और अगर समेशन फॉर्म में दे रखा है तो उसको ओपन कर दो, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मुझे करना क्या है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं इसको ओपन करूंगा। बेटा अगर मैंने इसको ओपन किया तो मुझे क्या मिलेगा? देखो पहले 1 पुट करूंगा तो B13 A21 प्लस B23 A22 प्लस B33 A23। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ?
ये बेटा मुझे मिलेगा। अब बेटा देखिए बच्चे कई बार इसको निकालने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई कर देता है, तो बेटा वो चीज़ आपको नहीं करनी, वो चीज़ आपको नहीं करनी। क्यों बेटा? देखो जब मुझे सब कुछ दे रखा है तो क्यों फालतू मल्टीप्लाई करूँ, अरे सारे एलिमेंट निकाल लेता हूँ ना। जैसे कि मुझसे बोला गया A13 B13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट इज 2, तो इसका मतलब इधर मैं क्या लिख दूंगा 2, बस खेल खत्म। अगला क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ए के लिए दैट इज -1, तो मैं क्या लिखूंगा इनटू -1 प्लस उसके बाद B23 सेकंड रो थर्ड कॉलम दैट इज 0, और 0 आते ही बिंदु कुछ भी गायब होगा, आगे गायब, और आखिर में B33 मतलब दैट इज 1, तो ये आ गया 1 और 2 3 ए के अंदर 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम दैट इज 1, तो बेटा मुझे क्या मिला -2 + 1 दैट इज -1। क्या सभी को क्लियर हुआ? नहीं हुआ? जल्दी से नोट करिए बेटा। चलिए बेटा बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। बेटा पहला पॉइंट क्या है बेटा मेरे पास? मेरा पहला पॉइंट है बेटा कि इफ AB = BA, अगर बेटा मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, अगर मैं A × B करता हूं और B × A करता हूं, अगर बेटा दोनों इक्वल है बेटा, तो बेटा मैं बोलूंगा कि AB आर कम्यूट टू ईच अदर, कि AB बेटा मेरी कम्यूट है एक ईच अदर के, ठीक है ना। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब अगर एग्जाम में कभी बोल दे कि मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं बेटा A एंड B और दोनों आपस में कम्यूट हैं, इसका मतलब AB = BA होगा। अगर ये दे रखा तो ये ट्रू, और अगर ये दे रखा तो बेटा ये ट्रू, ठीक है ना, दैट इज वाइस वर्सा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? इफ AB = -BA, if AB = -BA, then A and B are एंटी कम्यूट। देखो इस बार क्या बेटा मैंने माइनस लगा दिया, अगर AB -BA है तो बेटा A एंड B एंटी कम्यूट होंगे, ठीक है ना। एंड वाइस वर्सा, इसका मतलब अगर AB एंटी कम्यूट है तो बेटा AB = -BA होगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं बेटा? AI = IA = A, where I is a आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटा अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मैं किसी भी मैट्रिक्स से इनटू करता हूं बेटा, तो मुझे वापस वही मैट्रिक्स मिलती है, पहली बात तो। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और कोई और मैट्रिक्स अगर मैं लेता हूं बेटा, तो बेटा वो मैट्रिक्स ऑलवेज आपस में क्या होती हैं? कम्यूट होती हैं, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर मैं किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो ऑलवेज क्या होगी बेटा? कम्यूट होगी। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? चलिए हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल क्या बोल रहा है बेटा? एग्जांपल बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, पहला क्वेश्चन, फाइंड ऑल पॉसिबल सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है ना। सभी पॉसिबल सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स को निकालिए विच आर कम्यूट टू A 1 1 0 1। बेटा एक मुझे मैट्रिक्स दे रखी है, उसके वो सभी मैट्रिक्स निकालनी है बेटा सेकंड ऑर्डर की जो बेटा इससे कम्यूट हो। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स ले ली B A B C D जो इसकी कम्यूट है, ठीक है। अगर बेटा ये इसकी कम्यूट है बेटा तो AB = BA होगा, ठीक है। AB का मतलब 1 1 0 1, B का मतलब ABCD और 1 1 0 1, ठीक है ना। अगला काम क्या होगा बेटा? दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई। बेटा जैसे मल्टीप्लाई किया मैंने क्या कहा था? पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A + C, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दूसरा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो B + D, 1 × B 1 × D, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बेटा सेकंड रो से 0 का मल्टीप्लाई होते हैं बेटा A मेरा 0, मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ D मिलेगा। और आखिर में सेकंड रो सेकंड कॉलम बेटा मुझे सिर्फ D मिलेगा। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? क्या समझ में आया? नहीं आया? बेटा वही अगर बेटा मैं इधर परफॉर्म करता हूं तो पहला काम क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो बेटा मुझे सिर्फ A मिलेगा क्योंकि B × 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो मुझे मिल जाएगा बेटा A + B। क्या मिल जाएगा? A + B। अगला सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बेटा सिर्फ D मिलेगा, C मिलेगा क्योंकि D बेटा मेरा 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पे। और अगला सेकंड रो सेकंड कॉलम दैट इज C + D। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अब बेटा देखिए मैंने क्या निकाला कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, और बेटा मैंने कहा था कि अगर A = B है, इसका मतलब Aij = Bij होना पड़ेगा। मतलब अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल होना पड़ेगा। अगर बेटा ऐसा है तो बेटा मैं क्या बोलूंगा? A + C = A बोलूंगा, नहीं बोलूंगा? पहले के बराबर। तो बेटा यहां से क्या आ गया बेटा? बेटा A से A कट गया, बेटा यहां से आ गया C = 0। क्या आ गया? C = 0, ठीक है ना। अब बात करता हूं इन दोनों की, तो यहां लिखा हुआ है बेटा B + D =
ए प्लस बी, तो बेटा बी से बी कट गया, तो बेटा यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया ए इज इक्वल टू डी, इसको अल्फा बोल दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। और बेटा लास्ट में अगर देखूँ तो सी और सी जीरो हो गया, और बेटा अगर मैं यहाँ पे सी को जीरो रख देता हूँ तो बेटा डी इज इक्वल टू डी हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो बेटा मैंने क्या देखा, हाँ बेटा मेरे पास है क्या बी, बेटा बी को मैं मान लेता हूँ क्या, बी को मैं मान लेता हूँ बीटा, क्या मान लेता हूँ बीटा। तो बेटा मेरे पास मैट्रिक्स क्या आ गई बेटा, तो बेटा मेरे पास बी मैट्रिक्स थी बेटा, वो क्या आ गई, वो आ गई अल्फा बीटा जीरो और अल्फा। दिस इज आवर डिजायर रिजल्ट वेयर अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू आर। मतलब बेटा मैं अल्फा बीटा कुछ भी लूं, अगर इस फॉर्म को कोई मैट्रिक्स फॉलो कर रही है तो बेटा वो इसके ऑलवेज क्या होगी, कम्यूट होगी, ठीक है ना। क्योंकि बेटा देखिए मैं बी को कुछ भी रखूं, आप खुद देखिएगा, अगर मेरे डी और ए इक्वल हैं, अगर मेरे डी और ए इक्वल हैं तो बेटा मैं बी को कुछ भी रखूं कुछ भी फर्क नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लो मैं टू के दोनों तरफ कुछ भी जोड़ूं बेटा वो ऑलवेज इक्वल रहेगा। अगर मान लो इसके प्लस बी करता हूं ना, देखो बी प्लस बेटा ये मैं बी कुछ भी लूं बेटा ऑलवेज ट्रू होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो बेटा मेरा आंसर क्या आ गया, बिलोंग्स टू आर, ठीक है, आप नोट करिए। बेटा चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बेटा प्रॉपर्टी क्या बोलती है बेटा कि अगर मान लो मेरे पास तीन मैट्रिसेस हैं ए बी सी, तो बेटा मैं चाहूं तो ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और अगर बेटा मैं चाहूं तो बी सी को पहले मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बट बेटा ध्यान रखिएगा ए सी एंड बी, बेटा मैंने क्या किया बेटा यहाँ पे मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, मतलब सी को मैं बी की जगह रिप्लेस कर दिया, तो बेटा ये इसके बराबर नहीं होगा। बेटा ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज, ऑर्डर यही होना चाहिए ए बी सी का, ठीक है ना। अब उसके में चाहे तो मैं पहले बी सी को मल्टीप्लाई करूँ, बी सी को करूँ बेटा चाहूँ तो मैं, और चाहूँ तो बेटा मैं पहले ए बी को मल्टीप्लाई करूँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैं ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकता, इसका मतलब मैं ए और सी को आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकता, या फिर मैं बोलूं या बी और ए को बेटा मैं आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकता। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगला पॉइंट देखिए बेटा, अगला पॉइंट क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो क्या बोलती है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि a इंटू बी प्लस सी, तो बेटा मेरा a होगा बेटा वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगला पॉइंट देखिए बेटा, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, अगर बेटा ए बी और बी सी इक्वल है बेटा, तो बेटा मैं इसका मतलब ये नहीं बोल सकता कि ए और सी इक्वल हैं, मैं इसका मतलब ये नहीं बोल सकता कि ए और सी इक्वल है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बेटा 7 से पहले हम एक बार 9 पॉइंट पढ़ लेते हैं। 9 पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर बेटा ए मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा, तो ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। बेटा मैंने क्या देखा कि दोनों की जो पावर थी बेटा वो एडअप हो गई। क्या हो गई बेटा, वो एडअप हो गई। और बेटा अगर मैं इधर ध्यान से देखूं तो बेटा देखिए ये दोनों क्या हुई बेटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गई। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो लॉ ऑफ इंडिसेस वर्क करेगा। क्या करेगा बेटा, लॉ ऑफ इंडिसेस वर्क कर जाएगा, ठीक है ना। चलिए बेटा अब बात करते हैं 7 पॉइंट की। 7 पॉइंट क्या बोल रहे हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा। 7 एंड 8 पॉइंट आपस में दोनों लिंक्ड हैं। वो क्या बोल रहा है बेटा कि अगर ए बी जीरो हैं, अगर ए इंटू बी जीरो हैं, तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि इसका मतलब आइदर ए इज जीरो और बी इज जीरो, जो हम अलजेब्रा में बोलते हैं। चाहे बोलते हैं ना कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब किसी एक को जीरो होना पड़ेगा। वो वाला रूल बेटा यहाँ पे फॉलो नहीं होता। हो सकता है दोनों जीरो ना हो बट उनका प्रोडक्ट जीरो हो जाए, वो भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। बट अगर मैं बात करूँ देखो, बट ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो, बट का मतलब अगर उल्टी की बात करूं मैं, अगर मान लो दोनों में से कोई एक भी जीरो है, चाहे एक जीरो हो चाहे बी जीरो हो, उस केस में ए भी जीरो हो सकता है, ठीक है ना। मतलब बेटा यहां से यहां तो ट्रू है बट यहां से यहां बेटा फॉल्स है। अगर ये दे रखा है तो ये ट्रू है, बट ये दे रखा है तो ये ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ ए एंड बी आर नल मैट्रिक्स, नल का मतलब बेटा जीरो, नल का मतलब बेटा जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी जीरो। अगर ये इनमें से कोई एक जीरो है बेटा तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, जीरो होगा। बट इनवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब उल्टा
जरूर सही हो गलत हो वो कंफर्म नहीं है, हो सकता है दोनों में से कोई एक जीरो मिल जाए और हो सकता है दोनों में से कोई जीरो ना मिले, ठीक है ना। तो बेटा जब जीरो मिल जाए वो तो ठीक, अगर जीरो नहीं मिलता बेटा तो उसके ऊपर बेटा मेरे पास पॉइंट 8 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या बोलता है बेटा, इफ ए एंड बी आर नॉन नल मैट्रिक्स, इधर बात की थी नल की, इधर मैं कह रहा हूं नॉन नल मैट्रिक्स, मतलब ए एंड बी नल मैट्रिक्स नहीं है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू जीरो, नल मैट्रिक्स नहीं है बट दोनों जीरो हैं, बट दोनों का प्रोडक्ट क्या है, जीरो है। अगर बेटा ऐसा होता है इसका मतलब देन बोथ ए बी मस्ट बी सिंगुलर, इसका मतलब दोनों ए और बी को सिंगुलर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, सिंगुलर। बेटा सिंगुलर होने का मतलब होता है कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो, दैट इज मॉड ए एंड मॉड बी बोथ आर जीरो। क्लियर हुआ नहीं हुआ, देखिए चलो मैं इस पे एग्जांपल की बात करता हूं। जैसे कि मैंने मैट्रिक्स ए लिया 1 2 1 2, ठीक है, और बी मैंने लिया बेटा 1 -1 -1 1, ठीक है ना। अगर बेटा मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं ए इंटू बी करता हूं, मैं क्या करूंगा, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 1 इंटू 1 1 इंटू -1, तो 1 -1, ठीक है ना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 +1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 -2 और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 +2। बेटा देखो मुझे क्या मिल गया, बेटा मुझे मिल गया, देखिए अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे मिल गया 0 0 0 0, दैट इज नल मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब ए और बी जीरो नहीं है उसके बावजूद बेटा मुझे ए बी जीरो मिल गया, मतलब ये वाला केस देखो ए और बी जीरो नहीं है इसके बावजूद मुझे ए बी जीरो मिल गया। अब बेटा मैंने इसमें क्या बोला था कि ए और बी जीरो नहीं है उसके ए बी जीरो, में क्या बोला था, अगर ऐसा है तो दोनों के मॉड को जीरो होना पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं मॉड ए कितना है। अगर बेटा मैं मॉड ए की बात करूं तो मॉड ए कितना होगा, 2 इंटू 2 1 इंटू 2 1 इंटू 2 -2 इंटू 1, दैट इज जीरो। क्या समझ में नहीं आया। अगर भाई बी की बात करते हैं, मॉड बी कितना है बेटा, देखिए 1 इंटू 1 1 माइनस 1 माइनस -1 इंटू -1 कितना हो गया बेटा, वापस 1 हो गया, तो 1 -1 दैट इज जीरो। क्लियर हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब बेटा हमने क्या देखा, बेटा इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स मेरे पास नॉन जीरो हैं, ठीक है, बट उनका प्रोडक्ट अगर जीरो चला गया तो बेटा मैं यहां से सीधे ही कंक्लूड कर सकता हूं कि उन दोनों को जीरो होना पड़ेगा, उन दोनों को जीरो होना पड़ेगा। चलिए बेटा आप नोट करिए। बेटा चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। बेटा एग्जाम्पल आपको बोल रहा है P एंड Q आर नॉन जीरो नल मैट्रिक्स सच दैट P क्यूब इज इक्वल टू Q क्यूब, P स्क्वायर Q इज इक्वल टू P क्यू स्क्वायर एंड P इज नॉट इक्वल टू Q, देन फाइंड। बेटा देखिए इस सिंबल का मतलब होता है बेटा डिटरमिनेंट। क्या होता है बेटा, डिटरमिनेंट। मतलब एग्जामिनर मुझसे पूछना चाह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक है ना। बेटा अब देखिए करने का तरीका समझिएगा। बेटा पहली बात तो बेटा करने के दो तरीके बेटा, एक तो आप सोचोगे कैसे, देखो पहली बात तो बेटा मुझे डिटरमिनेंट निकालना है किसका, P एंड Q का, ठीक है ना। और P एंड Q के बारे में बेटा कुछ तो प्रॉपर्टी मुझे ये दे रखी है, और बेटा उसने बोल दिया नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो बेटा ये दोनों डिटरमिनेंट एंड नॉन नल मैट्रिक्स बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही पिछले पॉइंट पे बेटा हमने पढ़े थे कि अगर ऐसा है तो बेटा यहाँ पे हमने रिजल्ट कंक्लूड किया था, ठीक है। तो एक तो बेटा हम उसके बारे में भी सोच सकते हैं कि सर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा कि मुझे दिख रहा है कि ये दो कंडीशन मेरे पास है, ठीक है। तो अगर बेटा मैं दोनों को लिखता हूँ, पहला तरीका कि आप उस पॉइंट अगर आपको याद है तो हम सीधे पॉइंट से सोच सकते हो कि भाई नल मैट्रिक्स की बात चल रही है, डिटरमिनेंट की बात चल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रोडक्ट की भी बात होगी, तभी बेटा मैं नल मैट्रिक्स नॉन जीरो नल मैट्रिक्स के पॉइंट्स के थ्रू डिटरमिनेंट तक पहुंच पाऊंगा, ठीक है। पहला तरीका तो ये था। या फिर क्या था बेटा, मैं कंडीशंस को एक बार एनालाइज करूं। बेटा मुझे क्या देखा है, देखो बेटा मुझे दे रखा है P क्यूब इज इक्वल टू Q क्यूब, और क्या देखा है बेटा P स्क्वायर Q इज इक्वल टू P क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। अब बेटा देखिए मैं चाहूं अगर बेटा मैं इसको माइनस करता हूं, क्या करता हूं माइनस, तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा P स्क्वायर P माइनस Q इज इक्वल टू Q स्क्वायर Q माइनस P, यही मिलेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, कोई डाउट तो नहीं है। अगर बेटा मैं पूरे फंक्शन को इधर भेजूंगा बेटा, अगर बेटा मैं इस पूरे फंक्शन को इधर भेजूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, P स्क्वायर P माइनस Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर P माइनस Q। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, कोई डाउट किसी को, ठीक है। अब बेटा अगर मैं ध्यान से देखो बेटा, क्या दोनों में से P माइनस Q आ गया, तो मुझे अंदर क्या मिल गया बेटा, मुझे अंदर मिल गया P स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर इंटू P माइनस Q
इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखिए, पहली बात तो बेटा एग्जामिनर बोल रहा है पी और क्यू इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है मतलब ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। सेकंड टाइम बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर दो स्क्वायर का सम 0 है इसका मतलब दोनों को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। बट एग्जामिनर पहले ही बोल चुका है कि दोनों 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी 0 के बराबर नहीं है। तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 हो बट वो दोनों इंडिविजुअली 0 ना हो, इसका मतलब क्या होता है कि बेटा उनका जो डिटरमिनेंट है बेटा वो क्या होगा 0, मतलब ये भी 0 और डिटरमिनेंट ऑफ P माइनस क्यू भी बेटा क्या हो जाएगा 0। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? इस क्वेश्चन में एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा कि एग्जामिनर ने बेटा यहाँ पे आपसे पूछ लिया है कि बताओ मेरा ये क्या होगा, ठीक है, पूछा है। बट पेपर की अगर मैं बात करूँ एग्जाम में हो सकता है वो आपसे पूछे तो ये आंसर आ जाएगा सिंगल चॉइस में। बट अगर बेटा यही चीज बेटा मेरे मल्टीपल चॉइस में आती है बेटा तो बेटा मेरे पास सिर्फ यहाँ तक होगा, ये मुझे कुछ भी गिवन नहीं होगा, ये मुझे बेटा कुछ भी गिवन नहीं होगा। और बेटा मेरे ऑप्शंस में बेटा एक ऑप्शन ये होगा, दूसरा ऑप्शन ये होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब आपको दोनों आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। सर क्या ये दो आंसर पॉसिबल है क्या? बेटा नहीं, और भी आंसर पॉसिबल है। कैसे जरा समझना बेटा। देखो मैंने यहाँ पे माइनस ही क्यों किया, क्योंकि बेटा अगर मैं दोनों को प्लस करता तो बेटा यहाँ पे क्या आता प्लस आता, इधर भी क्या आता प्लस आता। प्लस आने की कैसे बेटा मुझे यहाँ पे माइनस मिलता, क्या मिलता इधर माइनस मिलता और इनमें क्या मिलता प्लस। मतलब उस केस में बेटा मुझे इधर तो मिलता माइनस और इधर मिलता प्लस। और फिर से मैं क्या बोलता कि भाई अब ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता, ठीक है। बट ये जीरो हो सकता था, बट वहां से मैं इसको जीरो कंक्लूड कर भी सकता था और नहीं भी कर सकता था। तो बेटा मेरे पास कंफ्यूजिंग आंसर हो जाता। क्या हो जाता? कंफ्यूजिंग आंसर हो जाता बेटा। इसी वजह से बेटा मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस किया था। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? कोई डाउट? चलिए दूसरा बेटा, हाँ अगर दूसरी बात बेटा, पहली बात तो ये जीरो नहीं होगा, हाँ एक मिनट और बेटा ये भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि बेटा अगर ये जीरो हो गया तो बेटा ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब ये भी जीरो नहीं होगा, और दोनों अगर जीरो नहीं होंगे इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट भी जीरो होगा और इसका डिटरमिनेंट भी जीरो होगा। मतलब मेरे पास चारों क्वांटिटी का बेटा डिटरमिनेंट जीरो होगा। और अगर ये मल्टीपल चॉइस में आता है बेटा तो मेरे चारों आंसर क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो बेटा ध्यान रखिएगा, मुझे क्वेश्चन को हैंडल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। अगर मुझे क्वेश्चन में दे रखा था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो मैं इसके अकॉर्डिंग सोचूंगा। बट अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा बेटा तो बेटा मैं दोनों कंडीशंस को एनालाइज मुझे करना पड़ेगा अगर ये मल्टीपल चॉइस में आता है तो। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? अगला पॉइंट मेरे सामने बोल रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करूंगा बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो a इंटू ए कितना हो गया, a स्क्वायर हो गया, a इंटू बी ए बी हो गया, b इंटू ए बी ए हो गया और b इंटू बी बी स्क्वायर हो गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? अब एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर ने क्या बोला है कि ए बी इज ए कम्यूट। बेटा देखिए यहां से बेटा मेरे पास दो ऑप्शन खुलते हैं। कितने ऑप्शन खुलते हैं? दो ऑप्शन, कि या फिर तो बेटा ए एंड बी मेरे पास कम्यूट होंगे या फिर एंटी कम्यूट होंगे। अगर बेटा दोनों कम्यूट हुए इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, और अगर एंटी कम्यूट होंगे बेटा तो ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर बेटा देखिए तो मैंने क्या किया कि अगर ये दो कंडीशंस खुलेंगी तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने बोला ए प्लस बी का होल स्क्वायर कि बेटा दो आंसर होंगे। कौन कौन से? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। कब? जब कम्यूट होगा, क्योंकि अगर बेटा कम्यूट हुआ इसका मतलब दोनों इक्वल, दोनों बेटा मेरे एड अप हो जाएंगे। क्या मिल जाएगा मुझे? 2ab बेटा मुझे आंसर मिल जाएगा। और अगर बेटा ये एंटी कम्यूट हुए बेटा इसका मतलब ये नेगेटिव में इक्वल होंगे, इसका मतलब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा, इन दोनों का सम हो जाएगा बेटा 0। तो बेटा मुझे ये वाला आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ध्यान रखिएगा कि इसका जब मैं ओपन करूंगा तो ये कब जब कम्यूट था और ये कब जब एंटी कम्यूट था। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? यहाँ पे बेटा मेरे पास एक बहुत शानदार रिजल्ट आता है कि AB अगर if AB is commute then all the law of algebra is work। बेटा अगर AB commute है तो बेटा अलजेब्रा के सभी लॉ बेटा वर्क करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखो वही मैंने बोला है कि if AB is equal to B है, अगर AB B के बराबर है या फिर मैं बोलूंगा कि AB is commute है, ठीक है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी ए प्लस बी। ये क्या हुआ बेटा? फॉर्मूला। मतलब अलजेब्रा के सारे फॉर्मूलेज वर्क करेंगे। क्लियर? a की पावर n इंटू बी की पावर n इज इक्वल टू ए बी की पावर
पावर एन, मतलब इंडिसेस के बेटा सारे फॉर्मूलेज वर्क करेंगे, ठीक है ना। और अगला पॉइंट क्या है बेटा, a प्लस बी होल टू दी पावर एन इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n NCR a की पावर r b की पावर n माइनस r। बेटा ये क्या है बेटा, बेटा ये है बेटा मेरा बाइनोमियल थ्योरम। क्या है बेटा, बाइनोमियल थ्योरम, मतलब बाइनोमियल थ्योरम भी बेटा मेरी वर्क करेगी। इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब अगर ए बी इज इक्वल टू बी है या फिर मैं बोलूँ ए बी मेरे कम्यूट है, तो बेटा अलजेब्रा में लगने वाले सभी लॉ बेटा मेरे वर्क करेंगे। चलिए बेटा नोट करिए। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपको दे रखा है, इफ i प्लस ए टू दी पावर n इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आई एंड आई ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 देन फाइंड x प्लस वाई क्वेश्चन मार्क। बेटा एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि अगर 1 ये है और ये बेटा मेरी कंडीशन है, तो बेटा मुझे निकालो फाइंड x प्लस वाई क्या होगा, ठीक है ना। तो बेटा पहली बात तो मैं बात करता हूं कि बेटा ये पावर n चला गया, मुझे क्या दिख गया बेटा, मुझे क्या दिख गया बेटा, मुझे अगर मैं ध्यान से देखूं आंसर की अगर मैं बात करूं, देखो क्वेश्चन को करने का तरीका ही इंपॉर्टेंट है कि आप सोच पाते हो या नहीं सोच पाते। अगर बेटा मैं इसको देखूं बेटा, तो ये दिख रहा है कुछ a प्लस बी टू दी पावर n। अभी मैंने कराया था क्या था बेटा, बाइनोमियल एक्सपेंशन। बट बाइनोमियल एक्सपेंशन कब अप्लाई होना था बेटा, सिर्फ तभी जब ये दोनों आपस में कम्यूट हो। क्या हो बेटा, ये दोनों आपस में कम्यूट हो, ठीक है ना। और अभी हमने पॉइंट 3 या पॉइंट 4 पढ़ा था क्या, कि आई ए इज इक्वल टू ए आई पढ़ा था, इज इक्वल टू ए। और मैंने बोला था कि आई और ए ऑलवेज क्या होंगे, आपस में कम्यूट होंगे। क्या होंगे बेटा, कम्यूट होंगे, ठीक है ना। और बेटा अगर आई और ए आपस में कम्यूट है, इसका मतलब इस पे बेटा मैं बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। क्लियर हुआ। तो बेटा अगर बेटा मैं इस पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, बेटा मुझे मिल जाएगा i प्लस ए टू दी पावर 10 इज इक्वल टू आई प्लस ए, ओके, i प्लस ए टू दी पावर 10 इज इक्वल टू, पहला क्या होगा बेटा 10c0 i टू दी पावर 10, अगला क्या होगा प्लस 10c1 i की पावर n a1 प्लस 10c2 i की पावर 8 a2 प्लस 10c3 i की पावर 7 a3 डॉट 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 चलता जाएगा बेटा। लास्ट में क्या आएगा बेटा 10c10 a की पावर 10, यही आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा। अब इस क्वेश्चन का अगर मैं देखूं बेटा, तो इतना तो मैं जानता हूं कि सर i की पावर 10 9 8 जा रही है, ठीक है, और 1 की पावर ही 2 3 4 जा रही है, ठीक है। तो बेटा पहले मैं निकालता हूं कि पावर में क्या कर सकता हूं। मैंने आपसे कहा था कि कभी भी अगर हाई पावर हो तो a का आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, तो हो सकता है कोई पैटर्न बन जाए, और पैटर्न बनने के बाद इन सभी हाइयर पावर्स को मैं आपस में लिंक कर सकूं एक ही टर्म में। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो पहली बात तो निकाल लेते हैं, आई की बात कर लेते। तो बेटा मैं जानता हूं आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू आई क्यूब होता है, और इज इक्वल टू बेटा आई एन होता है। पहली बात तो इसका मतलब बेटा मैं इन सभी आई को आई लिख सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, इन सभी आई को मैं आई लिख सकता हूं। और दूसरी पॉइंट बेटा अगर मैं देखूं तो कि जो ए है बेटा, ए मुझे दे रखा है 1 0 1 0 0, ठीक है ना। अगर बेटा मैं यहां से ए स्क्वायर निकालता हूं, क्या निकालता हूं, ए स्क्वायर दैट इज 1 0 0 0 इंटू 1 0 0 0, ठीक है बेटा। अब देखो अगर बेटा मैं इनको सॉल्व करता हूँ, क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। देखो पहला रो फर्स्ट कॉलम तो 1 प्लस 0, ठीक है, पहला रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0। इसका मतलब बेटा मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया 1 0 0 0। मुझे क्या मिला, इसका मतलब बेटा अगर मैं इसको ध्यान से एनालाइज करूं तो बेटा मुझे मिल चुका है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 दैट इज ए। क्लियर हुआ नहीं हुआ। और बेटा अगर दोनों सेम मिले, इसका मतलब क्या मिल गया, a इज इक्वल टू ए क्यूब इज इक्वल टू ए की पावर 4 इज इक्वल टू डॉट 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 ए की पावर 10, सभी सेम हैं। और बेटा अगर सभी सेम हैं तो बेटा मैं चाहूं तो बेटा जो मैंने ये थ्योरम लिखे बेटा, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं i प्लस ए होल की पावर 10। पहली बात तो सभी आई हो गए, और मैं जानता हूं 10 से 0 कितना होता है, 10 से 0 होता है बेटा मेरे पास कितना 1, और इसको मैंने बोल दिया i, तो मेरे पास हो गया i प्लस 10c1 ia प्लस 10c2 ia डॉट 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 10c10
आई ए। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? पूरे में से कॉमन क्या निकल गया? आई ए कॉमन निकल गया, तो आई प्लस, और बेटा मैं जानता हूँ, देखो आई ए किधर लिखा था बेटा? मैंने अभी लिखा था आई ए इज इक्वल टू ए, आई ए इज इक्वल टू ए, मतलब आई ए को मैं कॉमन लूंगा और वो क्या बन जाएगा बेटा? वो सिर्फ रह जाएगा ए, और अंदर मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? अंदर मुझे मिल जाएगा tan c1 प्लस tan c2 डॉट 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 tan c10। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा इस चीज़ को, अगर मैं ध्यान से देखूं, मैंने थोड़ा सा ए पहले लिख दिया है और अपनी जगह बना ली है। अगर आपको याद हो तो बेटा मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि अगर मैं यहाँ पे tan c0 प्लस कर दूँ तो बेटा इसकी वैल्यू होती है 2 की पावर 10, इसकी वैल्यू होती है 2 की पावर 10। किस में पढ़ा था बेटा हमने? बाइनोमियल। तो बेटा अगर मैंने ऐड किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा, तो मैंने माइनस भी कर दिया tan c0, तो बेटा मुझे क्या मिला? 10 की पावर 10 माइनस 1, मतलब इस पूरे सम का सर कितना आ गया? 10 की पावर 10 माइनस 1। बेटा ये कैसा है बेटा? बेटा बाइनोमियल में जब आप खोलते हो x प्लस वाई का एक्सपेंशन करते हो और अगर x और y दोनों को अगर आप 1 डाल देते हो बेटा, तो बेटा मेरे पास ये सीरीज आती है। क्यों? NC0 XY आना चाहिए था, दोनों मेरे 1 हो गए, तो बेटा यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, इधर भी कुछ नहीं आएगा, सभी में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और उधर मैं बात करूं, अगर उधर दोनों 1 हो गए तो x प्लस y दोनों 1 हो गए, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1 प्लस 1 2, मुझे क्या मिल जाएगा? 2 की पावर n मतलब 10। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब जो मेरे पास ये फंक्शन था i प्लस ए टू द पावर 10 बेटा वो चला गया 2 10 माइनस 1 a प्लस आई। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर बेटा मैं इन कंपेरिजन करूं क्वेश्चन के अंदर से, तो बेटा x मेरा क्या आ गया? मेरे पास x आ चुका है 2 की पावर 10 माइनस 1, और बेटा y आ चुका है बेटा 1। तो बेटा अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 10, दैट इज माय फाइनल आंसर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है, और वहीं पे कांड हो जाता है, इसको भी 1 ले लेते हैं, फिर से घटना घट जाती है, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा मेरा आंसर क्या आ गया? 2 की पावर 10। ठीक है, चलिए बेटा ओके, बाकी बेटा कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास से करेंगे। चलिए बेटा ओके।